हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क सेकेंड चैप्टर, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर्स दी गई हैं कि कौन, ये बताया गया है कि कौन पावर में है, हु विल मेक द पावर, हु विल बी अथॉरिटी, ये उसमें बताया गया है। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि कोई मोनोपोली ना करे। ठीक है, डिक्टेटर ना बन जाए, इस बात की भी गारंटी दी है। फंडामेंटल राइट्स की बात हमने करी दी है। ठीक है, यहाँ पर को लेकिन एक पूरा चैप्टर हमको मिलता है फंडामेंटल राइट्स को समझने का। तो यहाँ पर को हमने देखना है कि आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्यों दिए गए, इनकी ज़रूरत क्या थी, वाई दीज आर सो इम्पोर्टेंट, why we are talking every time about fundamental rights every time we talks. Okay, so what it says, a constitution is not only about the a constitution is not only about the okay a constitution is not only about the composition of the various organs of government and the relations among them. अब यहाँ पर को देखो, नॉट ओनली वर्ड का यूज़ किया गया है, तो आपको समझना है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ ये बताए कि रिलेशन क्या है गवर्नमेंट का, स्टेट्स के अपने रिलेशन क्या है, गवर्नमेंट और सेंटर और स्टेट के रिलेशन। ठीक है, एज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all person enjoy certain rights. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझना पड़ेगा कि ये नॉर्मल बुक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर को आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपका पढ़ना ज़रूरी है इसको। ये दरअसल हर एक जो इंडिया का सिटीजन है उसको समझना चाहिए कि क्या उसके पर्सनल राइट्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, किस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी देता है। ठीक है, ये सब कुछ हमको समझना, अगर हम चाहते हैं एक थिंकिंग क्रिएचर इफ हम बनना चाहते हैं, तो वी शुड लर्न, ओके, वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है कि यहाँ पर को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट पे कुछ लिमिटेशंस लगा रहा है। ठीक है, ताकि वो क्या ना कर पाए, अपने अपने रूल्स का, अपने पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाए और सभी लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकें। अब सोचो, ये मतलब फंडामेंटल राइट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बता दिया गया है कि ये इतने इम्पोर्टेंट राइट्स हैं कि कोई भी इनको वायलेट नहीं कर सकता, इवन चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, अब इसी के लिए ये काम किया गया कि गवर्नमेंट में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ताकि कभी कोई ऐसी कंडीशन ना आए कि कोई मोनोपोली बना दे या फिर ऑटोनोमस बन जाए। ठीक है, खुद ही डिक्टेटरशिप शुरू कर दे, ऐसी कंडीशन भी बन सकती थी। तो इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। In this chapter we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of the Constitution of India lists the fundamental rights and also mentions the limits on these rights. In the past 50 years the scope of rights has changed and in some respects expanded. After studying this chapter you would know what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India, how these rights are protected, what role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights, and what is the difference between the fundamental rights and the directive principle of state policy. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे कि what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India, how these rights are protected, कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, what the role the judiciary has played in the protecting and interpreting these rights, and what is the difference between the fundamental rights and directive principle of state policy. अब देखिए कि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिस्ट किया गया, ये भी समझना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ आपको कि आपको मैं कुछ राइट्स दे दे रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, और ये आपको राइट्स दिए गए, अब हु नोज़ कि कुछ समय बाद अगर मेरा इंटेंशन बदल जाए, मैं ये आपको राइट्स न देना चाहूँ, या फिर आफ्टर मी जो नया आए वो आपको ये पावर्स न देना चाहिए, या ये आपको राइट्स न देना चाहिए, आप इन राइट्स को एंजॉय न कर पाओ। दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशन, ओके, इट कैन बी पॉसिबल, it can be. So then who will be responsible for that? तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दिस कंडीशन कि आपको जो राइट्स दिए गए हैं, नो वन कैन
वायलेट दीज राइट्स, इवन द गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट भी अगर चाह रही है तो गवर्नमेंट कांट, ओके, गवर्नमेंट भी ये नहीं कर सकती, नो वन कैन। इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, अब ये समझना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स क्या है। अगर हम कह रहे हैं भाई ठीक तो था, हम किसी देश में रह रहे हैं, ठीक है, हम नॉर्मल, अगर आप खुद ही सोचिए कि हम नॉर्मल, वी आर बिहेविंग लाइक नॉर्मल पर्सन, मीन्स हमको क्या फ़र्क पड़ता है आपकी अगर डेली लाइफ जो है, व्हाट आई एम स्पेंडिंग माई डेली लाइफ, व्हाट यू आर स्पेंडिंग, तो नॉर्मल चल रहा है। राइट्स का तो मतलब ही नहीं है ना कहीं पर, कहाँ पर कोई इन राइट्स की ज़रूरत पड़ी। तो इन राइट्स की नीड को हम समझेंगे अपने इन दो एग्ज़ाम्पल से। तो मैं जब ये एग्ज़ाम्पल्स मैंने पढ़े थे, ठीक है, तो बड़ा एक शॉकिंग मोमेंट था, ठीक है, जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था। तो ये जब हमने एग्ज़ाम्पल्स देखे थे, जब एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की थी, ठीक है, तो उसमें जब हमने दो एग्ज़ाम्पल देखे तो बहुत ही मतलब एक, आप जब ये इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको पता चलेगा कि कितने ज़रूरी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट studied their poor condition and petitioned the, okay, in 1982 during the construction work for Asian Games, the government engaged a few contractors. These contractors employed a large number of very poor construction workers from different parts of the country to build the flyovers and stadiums. These workers were kept in a poor working condition and were paid less than the minimum wages decided by the government. तो 1982 में जो एशियन गेम्स हो रहे थे तो उसके लिए क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या लाए, वर्कर्स लेके आए जिनको बहुत पुअर कंडीशन में रखा गया, और लेस जो गवर्नमेंट ने तय किया था, व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड द मिनिमम वेजेस, दे द वर्कर्स गॉट लेस देन दैट अमाउंट, उनको उससे भी कम अमाउंट मिला। तो यानी कि यहाँ पर कुछ जो बात आई कि मिनिमम वेजेस, इक्वल वर्क इक्वल वेजेस, अगर कोई काम जितना है अगर उसको कोई भी करे तो उसको उतना ही वेजेस मिलना चाहिए जो मिनिमम सेट किया गया, व्हाट द मिनिमम हैज़ डिसाइडेड। A team of social scientists studied their poor condition and petitioned the Supreme Court. They argued that the employing a person to work for less than the minimum prescribed wage amounts to begar or forced labor. This term is very important, begar or forced labor, which is violation of the fundamental rights against exploitation, article number 23. The court accepted this plea and directed the government to ensure that thousands of workers get the prescribed wages for their work. तो एक सोशल जो साइंटिस्ट थे उनकी, उन्होंने पुअर कंडीशन के बारे में देखा और वो उन्होंने एक पेटिशन लगा दी, ठीक है। पेटिशन, जो पेटिशन होती है PIL जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक तरह का पेटिशन मीन्स आप कह सकते हो इसको PIL के, अभी PIL नहीं कहते, पेटिशन ही कहते हैं, ठीक है। पेटिशन लगा दी कि इन लोगों को क्या मिला कि मिनिमम वेजेस नहीं दिया गया, तो उस पर फिर डिस्कशन हुआ, उस पर पूरा एक्शन लिया गया और ये कहा गया कि उनको उनका प्रिस्क्राइब वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर को समझना कि बेगार और फोर्स लेबर क्या होता है। ये ऐसा काम है जिसके करने पर आपको पैसा न दिया जाए, उसको बेगार कहते हैं। तो ये जो सोशल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस काम की को डायरेक्ट रिजेंबल दिया किससे, बेगार से। उन्होंने कहा भाई आप अगर मिनिमम वेजेस से कम किसी को सैलरी दे रहे हो तो इट इज़ इक्वलेंट टू बेगार और फोर्स लेबर। ऐसा पहले होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा हुआ है कि बेगार होता था, ठीक है। स्पेशली जो टी प्लांट वगैरह होते थे, ठीक है, उस समय पर को ये ज़्यादा देखा गया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये चीज़ें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। तो ये यहाँ पर को राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, तो उन्होंने क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने पेटिशन डाली और उन्होंने कहा कि भाई मिनिमम वेजेस हमको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका मतलब ये तो एक हमारे जो फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल नंबर 23, इसको एक्सप्लोट करता है, एक्सप्लोटेशन करता है इसका। तो इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया तो उनको मिनिमम जो उनका वेजेस था वो मिल गया। अब इससे क्या समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अब एक और कहानी है, वन मोर स्टोरी इज हियर दैट अबाउट मचाल लालो was 23 when he was arrested, a resident of Chubri village of Morigaon district of Assam. Machal was charged of causing grievous injuries. He was found mentally too unstable to stand trial and was sent as under trial to Lokpriya Gopinath Bordoloi Mental Hospital in
तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। तो इसमें हुआ क्या, इसको समझते हैं सीधे। तो मचाल लालुंग पे एक ऑफेंस था, एक केस था कि ग्रीवस इंजरीज का, कि किसने मतलब उसने किसी को कुछ हार्म करने की कोशिश करी, इंजरी करने की कोशिश करी, तो उस पर केस था। लेकिन बाद में पता चला दैट ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल, तो उस पर केस नहीं किया जा सकता। तो उसको भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में मेंटल हॉस्पिटल, कि भाई जब इसका इलाज हो जाएगा, व्हेन ही विल फाइन, देन वी विल स्टार्ट प्रोसीजर। तो हुआ क्या, 1967 1996 दो बार, 1967 और 1996 दो बार डॉक्टर्स ने कहा ही इज़ फिट, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। बट he remained in judicial custody. No one paid any attention. No one paid any attention for that. And Machal Lalung remained in judicial custody. Machal Lalung was released in July 2005. He was 77 then. Now just think about it. He spent 54 years under custody, during which his case never came up for hearing. कि उसका कभी केस सुनवाई में ही नहीं आया। उसने 54 ईयर्स अपने जेल में निकाल दिए। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे हो सकता है। उसके बाद तो फिर ह्यूमन राइट कमीशन ने सबको चेक किया कि ऐसा हो सकता है कोई और भी हो जाए। He was freed when a team appointed by the National Human Rights Commission intervened after an inspection of under trials in the state. और ये जब नेशनल राइट ह्यूमन कमीशन वाले आए तो उनको पता चला कि ऐसा हुआ है। नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट, उसने अपनी आधी ज़िंदगी जेल में निकाल दी, जुडिशल कस्टडी में निकाल दी, मतलब पूरी लाइफ वेस्ट हो गई। फिर सोचा जाए तो ये तो मोर देन मीन्स पूरी लाइफ ही है, तो हाफ भी नहीं कह सकते, मोर देन हाफ भी नहीं, वी कैन से ही स्पेंड होल लाइफ इन जुडिशल कस्टडी, मतलब उसके तो लाइफ का एम ही ख़त्म हो गया। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो? इसका मतलब मीन्स व्हाट यू कैन कंक्लूड आफ्टर हेयरिंग दिस स्टेटमेंट, दिस टू स्टोरीज। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो वो इतना बिहेवियर में नहीं आया था। मीन्स फंडामेंटल राइट्स तो हमको प्रोवाइड थे, वी गॉट फंडामेंटल राइट्स, बट इट वाज नॉट, दीज राइट्स वर नॉट इन बिहेवियर। ये बिहेवियर में नहीं यूज़ हो रहे थे, लोग इसको एक्सप्लोट कर रहे थे, लेकिन इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं था कुछ। मतलब इनकी गारंटी तो थी, लेकिन वो एक होता है ना कि मैंने रूल बना तो दिया, लेकिन ये प्रैक्टिस में कैसे आएगा, बिहेवियर में कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट था। और वो उस टाइम पे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा नहीं था, तभी तो वर्कर्स को लेस वेज मिला। और यहाँ मचाल लालूंग 54 ईयर्स उसने जेल में निकाल दिए। तो ये अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि वाई दिस फंडामेंटल राइट्स सो कॉल इम्पोर्टेंट फॉर अस। जब इसको इतना जोर लगा रहे हैं, वी आर गिविंग सो प्रेशर ऑन दिस टर्म फंडामेंटल राइट्स, तो वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, नाउ यू अंडरस्टूड कि इसीलिए हमको अपने फंडामेंटल राइट्स का पता होना ज़रूरी है। Machal's entire life was wasted because a proper trial against him never took place. Our constitution gives every citizen the right to life and liberty. Okay. Article 21. This means that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. Machal's case shown what happens and when rights granted by the constitution are not available in practice. तो ये ऐसा ही हुआ कि प्रैक्टिस में नहीं थे फंडामेंटल राइट्स, तो ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है। In the case of the first instance also there was violation of rights provided in the constitution, but it was challenged in the court. As a result, workers could get what was due to them in the front of their rightful wages. The constitutional guarantee of the right against exploitation and ensured justice to these workers. तो पहले वाले केस में जो पहला इंस्टेंस हमने देखा पहले, उसमें क्या है, उसमें तो उनको न्याय तो मिला, दे गॉट जस्टिस, दे गॉट देयर वेज। बट इन अदर केस, मचाल लालूंग्स केस, उसकी तो पूरी लाइफ वेस्ट हो गई। तो ये एक ओके, तो ये प्रॉब्लम्स है कि जस्टिस कहीं पर को मिलता है, कहीं पर नहीं मिल पाता है। इसलिए हमको फंडामेंटल राइट्स पता होने बहुत ज़रूरी है कि कल के दिन अगर हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट आई कैन पर्सनली डू,
ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं पर्सनली क्या कर सकता हूँ। उसके लिए हमको फंडामेंटल राइट्स जब हमको पता होंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे लिए, तो तभी हम उनको यूज़ भी कर पाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इट सेज, व्हाट इज़ बिल ऑफ राइट्स। नाउ दिस इज़ ऑल्सो क्वेश्चन, बिल ऑफ राइट क्या होता है। देखो, बिल ऑफ राइट जैसे मैंने कहा ना कि हमको तो, मैंने आपसे कह दिया दिस इज़ योर राइट, यू कैन गो एनी वेयर, यू कैन डू एनी थिंग। अब ले कल के दिन अगर कोई आके आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगा दे, बैरियर लगा दे, इफ़ समवन पुट बैरियर ऑन इट, and after me, maybe tomorrow my mind get changed and I am saying no, you will not do this, your rights, this is not your right now, then what you will do? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो इसी के लिए जब इन राइट्स को लिखा गया, रिटन फॉर्म पे दिया गया और इसके लिए गारंटी दी गई कि भाई ये इंश्योर करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लोटेशन नहीं किए जाएंगे, वायलेट नहीं किए जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ बिल ऑफ राइट्स। अदरवाइज राइट्स तो राइट्स हैं भाई, मेरे को राइट्स दिए गए हैं, बट वो राइट्स जब तक रिटन फॉर्म पे ना हो, देन देर इज़ नो मीनिंग ऑफ दैट। या उनकी कोई गारंटी ना ले रहा हो, उनकी कोई गारंटी ना हो, देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ दोज राइट्स। तो उसके लिए ये बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट आया, जब आपकी अपने राइट्स को व्हेन यू हैव लिस्टेड देम इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिवन एंड इंश्योरिंग guarantee for that, then it is called bill of rights. Both these examples show the importance of having rights and of the actual implementation of these rights. A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of citizens in the constitution itself. Such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called a bill of rights. A bill of rights prohibits government from this acting against the right of the individuals and ensures a remedy in case there is a violation of these rights. तो अगर वहाँ पे गारंटी मिलती है कि अगर आपका राइट्स का वायलेशन हो भी रहा है, देन देयर इज़ अ सुप्रीम कोर्ट, वो है वहाँ पर इंटरप्रिटेशन के लिए, वो आपको बताएगा, आपको इंश्योर करेगा कि आपकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ना हो, एक्सप्लोटेशन ना हो। From whom does a constitution protect the rights of the individual? Now this is the question कि कॉन्स्टिट्यूशन किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? From whom does the constitution protect the rights of the individual? The rights of a person may be threatened by another person or private organization. In such a situation, the individual would need the protection of the government. So it is necessary that the government is bound to protect the rights of the individual. On the other hand, the organs of the government, the legislature, executive bureaucracy, or in the course of their functioning, may violate the rights of the person. अब ये क्वेश्चन है कि कौन वायलेट करेगा। अब सोचो कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमको दिए हैं, अगर हमको इसको लिस्ट नहीं किया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं जाता और अगर गारंटी नहीं दी जाती, देन पॉसिबिलिटी थी, इट वाज द पॉसिबिलिटी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी और इवन द जुडिशरी हो सकता था कि ये, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये इन राइट्स को क्या कर देते, वायलेट कर देते, एक्सप्लोटेशन कर देते हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो इसके लिए देखो, हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स विद्वान, ये तो बहुत ही अल्टीमेट पर्सन्स थे, ठीक है। मतलब इनकी नॉलेज का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इन्होंने किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, किन किन फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इन रूल्स को बनाया, इन फंडामेंटल राइट्स को बनाया। उनको पता था कि हो सकता है कल के दिन कोई अपनी पावर का मिसयूज़ कर ले, हो सकता है लेजिस्लेचर, अगर मान लो लेजिस्लेचर कुछ भी रूल बना दे, ठीक है, अगर आज कल के दिन लोकसभा कोई कानून बिल बना देती है, कोई लॉ निकाल देती है कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, घूमना फिरना बंद, आपकी सारी फ्रीडम बंद, ठीक है, आप बोल नहीं, अगर मान लो कल के दिन आपसे कह दिया जाए कि भाई अब आप कुछ नहीं बोल सकते, नाउ यू कैन नॉट से एनीथिंग, तो फिर आप क्या करेंगे? देन व्हाट यू विल डू? देन देयर विल बी, व्हाट विल बी द ऑप्शन देन? तो इन सब फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल का मतलब ही क्या है, जो बहुत ही बेसिक हैं, जिनका होना ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है,
ओके, तो इसके लिए इनको फंडामेंटल कहा जा रहा है। अब खुद ही सोचो, अगर हमसे कह दिया जाए भाई नहीं बोलोगे कल से, ख़त्म, बोलना बंद। जैसे यहाँ पे कहा है ना, राइट टू फ्रीडम, एक्सप्रेस व्यूज़ थॉट्स, तो वो बंद कर दिया, तो फिर देन आर्टिकल 19 आपसे कहा भैया आर्टिकल 19 है ही नहीं अब। तो इसके लिए क्या किया गया कि सबसे पहले तो इन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका बिल ऑफ राइट्स बनाया गया, सारे राइट्स को इंक्लूड किया गया। और उसके बाद सबसे बड़ा काम क्या किया गया कि इंश्योर किया गया कि इन राइट्स को कोई नहीं छीनेगा। तो इसीलिए हो सकता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, इवन द जुडिशरी, कोई भी उसको मोनोपोली कर ले। तो इसी के लिए क्या बनाया गया, इनकी गारंटी दी जाती है। ओके, नाउ यू ऑल अंडरस्टूड कि क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, क्या फंडामेंटल राइट्स है तो समझ में नहीं है, ये तो अभी हमने चला ही नहीं। मतलब फंडामेंटल राइट्स का बेसिक मतलब क्या है हमको पता चला, और ये क्यों ज़रूरी है हमको इतना तो पता चल ही गया है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी प्रोसीड टू फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने बात करी कि फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इनकी ज़रूरत है। ओके, एक मैं आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का इंस्टेंस देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट 3। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पर को फैक्ट होंगे वो याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको याद भी लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, कनेक्ट करना ज़रूरी है। पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। दिस इज़ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 3 में हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 12 आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है। आर्टिकल 13, ये आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कहा ना कि अगर कुछ होगा तो जुडिशरी उसके लिए बैठी है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी जाएगी। कोई अगर वायलेशन हो रहा है तो देन दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी, इट विल प्रोटेक्ट अस। तो आर्टिकल 13 यहाँ पर यही बताता है, लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स के अगर यहाँ पर को आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है बेसिकली, कि अगर कोई रूल लेजिस्लेचर ने बनाया है और वो रूल अगर कुछ हद तक गलत है या फिर पूरा गलत है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो लॉ क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 बताता है। फिर आप देख सकते हैं आर्टिकल 14, ये राइट टू इक्वलिटी, उसके अंदर 14, 15, 16, 17, 18 ये सब आते हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज। आर्टिकल 20 मचाल लालूम की जो बात हुई थी वो आर्टिकल 20 से रिलेटेड है, और आर्टिकल 21 से रिलेटेड भी है, जहाँ पर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की भी हमको फ्रीडम दी गई है। तो उसकी तो पर्सनल लिबर्टी गई, लाइफ पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का राइट्स गया ना मचाल लालूम का। और प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेज, ये भी उसको नहीं मिल पाया। तो इसका मतलब वो प्रैक्टिस में नहीं था, उस टाइम बन तो गए थे राइट्स, लेकिन बिहेवियर में कम चला था। तो मेन था बिहेवियर में लाना। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस, उससे रिलेटेड कह सकते हो। आर्टिकल 22 उसको जो अरेस्ट किया गया था मचाल लालूम को, ठीक है, बेसिकली वहाँ पर ऑफेंसेस में तो वहाँ पर सज़ा का बताया गया है कि कितने बार सज़ा मिलेगी एक काम के लिए। ठीक है, उसमें पूरा बताया कि एक काम के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो कैसे किसको उठा के जेल के अंदर बंद कर देंगे, कब कब कौन कौन से केसेस हैं जिसमें वो बताया गया है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे अभी हम जब ये चलेगा। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जो आर्टिकल 23 जिसकी हमने बात करी कॉन्ट्रैक्टर वाली। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर को हमने पूरा देखना है। ओके, नाउ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करनी थी। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड realized the importance of rights and demanded that the British rulers should respect the rights of the people. The Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1928. तो अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़ी है तो आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जो कमेटी बनाई थी उसमें जो उन्होंने डिमांड करी थी, उसमें बिल ऑफ राइट्स की बात करी थी कि जो हमको क्या मिलना चाहिए कि एवरीवन शुड
द बिल ऑफ राइट्स कि उसको राइट्स उसके मिलने चाहिए, तो वहाँ पर कोई बात होगी। तो इसका मतलब ये तय पहले ही हो गया था, सब इसमें एसेंट कंसेंट सब ने दे दिया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, व्हेन वी विल गेट फ्रीडम, तो हम सबसे पहला क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, एक बिल ऑफ राइट बनाएंगे जिसमें हर किसी को अपने फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। It was therefore natural that when India became independent and that the constitution was being prepared, there were no two opinion on the inclusion and protection of rights in the constitution. The constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. तो ये तय था कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो सबको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। अभी 1928 में मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी आई उसमें जो पहले से बता दिया गया, तो ये क्या था, उनके एक्सपीरियंसेस थे कि ऐसा होना चाहिए। वो देख रहे थे, डिस्क्रिमिनेशंस देख रहे थे, प्रॉब्लम्स क्या थी वो देख रहे थे। The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provision for their protection. The fundamental rights are so important that the Constitution itself ensures that they are not violated by the government. Even ये इतना इम्पोर्टेंट है, कहता है कि इसको गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इतने तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है कि गवर्नमेंट भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है कि गवर्नमेंट भी वायलेट इसको नहीं कर सकती। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने फंडामेंटल है। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। व्हाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब ये थोड़ा सा क्या बात थी, जैसे जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, ठीक है, वाइल लीगल राइट्स, जो लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है, आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, उनको तो ऑर्डिनरी लॉ से ही हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया है कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऑर्डिनरी राइट्स में भी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग। जो नॉर्मल लॉज बनते हैं, ठीक है, देश को चलाने के लिए जो ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं उनको चेंज करना है तो आप लेजिस्लेचर में एक बिल निकालो, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अगर चेंज करना है, सोचो फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं कि इसको चेंज करने के लिए यू हैव टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आपको अगर फंडामेंटल राइट्स चेंज करने तो आपको वो बड़ी, जो उतनी बड़ी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जाके ही चेंज करना पड़ेगा, और जो बहुत टफ टास्क होता है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आपने वो काम करना पड़ेगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स बोथ आर डिफरेंट थिंग। ऑर्डिनरी राइट्स मतलब जो नॉर्मल लॉज बनते हैं उससे रिलेटेड जो राइट्स होते हैं उनको चेंज करना है तो आप लेजिस्लेचर में जाओ, बिल पास करो, चेंज हो जाएगा। नॉर्मल उसमें जो मेजोरिटी होती है 1/2+1 या 2/3+1, वो जो भी है वो उससे चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स जब चेंज होंगे ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू चेंज दीज राइट्स। Besides this, no organ of the government can act in a manner that violates them, as we shall study below in this chapter. Judiciary has the powers and responsibility to protect the fundamental rights. मैंने कहा ना आर्टिकल 13 यहाँ पर को वो चेक करता है। वैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 इनको नोट करना, इनके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। आर्टिकल 13 की बात हमने कर ली, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कौन इसको कैसे जुडिशरी इसको प्रोटेक्ट करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ओके, एग्जीक्यूटिव एज वेल द लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इट लीगल बाय द जुडिशरी दो दीज वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स और रिस्ट्रिक्ट देम इन अ अनरीजनेबल मैनर। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। कि कोई भी यहाँ पर को आपके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो वहाँ पर जुडिशरी उसको बताएगी कि ये गलत है और ये नहीं। और ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं कि भाई दे दिए हैं तो बस हो ही गया, ऐसा नहीं है। इसमें ये नहीं कि अनलिमिटेड राइट्स हैं, इनके लिए कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हैं कि आप इसको किस लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स में रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ स्पेशल रीजंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। नाउ बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो साउथ अफ्रीका में क्या दिक्कत थी, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1996 में इनोग्रेट हुआ, ठीक है। 1994 में बन के अप्रोक्सीमेशन तैयार हो गया था, ठीक है। तो वहाँ चीज़ें अलग थी थोड़ा, ठीक है। वहाँ वाइट और नॉन वाइट के साथ
दिक्कत थी वो अपार्थिड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस तरह का वहाँ सेशन चलता था। तो the South African Constitution was inaugurated in December 1996. Its creation and promulgation took place at a time when South Africa still faced the threat of a civil war after the dissolution of the apartheid government. The South African Constitution says that its Bill of Rights in a cornerstone of democracy in South Africa. It forbids discrimination on the grounds of race, gender, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, color, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language, and birth. It grants perhaps the most extensive range of rights to the citizens. A special constitutional court enforces the rights enshrined in the constitution. तो इसमें देखो डिस्क्रिमिनेशन हमारे, अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल 15 अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा किन किन बेसिस पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर को देखो डिस्क्रिमिनेशन जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि स्टेट को रोका जाएगा डिस्क्रिमिनेशन करने से, और ऑन विच बेसिस, इतने सारे बेसिस दिए गए हैं, रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि वहाँ चीज़ें अलग थी, ठीक है, वहाँ जो चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और हमने व्हाट वी फेस्ड वी मेड अकॉर्डिंग टू दैट। Some of the rights included in the Constitution of South Africa include right to dignity, right to privacy, right to fair labor practices, right to healthy environment and right to protection of environment, right to adequate housing, right to health care, food, water and social security, children's rights, right to basic and higher education, right of cultural, religious and linguistic communities and right to information। तो ये सारे राइट्स वहाँ दिए गए हैं। अब आप जब हम अपने राइट्स देखेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन से राइट्स हमको दिए गए हैं और कौन कौन से राइट्स इंडिया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ओके, so that's all for today in this video. Okay, then in next video we will talk about our main very important so called fundamental rights. Okay, इक्वेलिटी है, फ्रीडम है, ठीक है, एक्सप्लोटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये हम उसको लेटर ऑन वी विल डिस्कस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।